हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज के अगले प्रश्न नंबर 38। महाभारत का महत्व प्रतिपादित कीजिए। उत्तर, महाभारत विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। यह परंपराओं, दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश है। इसमें विरोधी विचारों और रिवाजों का विभिन्न मिश्रण है। आर्य में स्त्रियों के अनेक विवाहों का प्रचलन नहीं था, पर महाभारत में एक नारी के साथ 5 भाइयों का विवाह दिखाया गया है। महाभारत में नई स्थिति के अनुसार वैदिक धर्म का संशोधन किया गया है, जिसमें आधुनिक हिंदू धर्म निकला। महाभारत में बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। महाभारत की लड़ाई एक अधिकार स्थापित करने की लड़ाई थी, जिसमें एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। महाभारत में भगवत गीता भी है, जिसमें दर्शन के अतिरिक्त शासन कला और नैतिक सिद्धांतों की विवेचना की गई है। धर्म की नींव के बिना सचमुच सुख नहीं मिला सकता है और ना ही समाज में एकता रह सकती है। धर्म समय के साथ बदलता है। अहिंसा और अच्छे उद्देश्य के लिए किए जाने वाले संघर्ष का प्रत्यक्ष रूप से विरोध दिखाई नहीं देता। महाभारत में अनेक अनमोल शिक्षाएं ढूंढी जा सकती हैं। आगे हमारा प्रश्न 39। भगवत गीता की विशेषताएं लिखिए। उत्तर भगवत गीता महाभारत का अति महत्वपूर्ण अंश है, अपने आप में पूरा है। तो इसमें 700 श्लोक हैं। यह काव्य रूप में है। यह अति लोकप्रिय रचना है, जिसे प्रत्येक संप्रदाय श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। यह संकट काल में लिखी गई कविता है, जो सभी का मार्गदर्शन करती है। यह राजनीतिक, सामाजिक और आत्मा के संकट के लिए मार्गदर्शन करवाती है। चाणक्य पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, चाणक्य ब्राह्मण थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र, मंत्री और सलाहकार थे। इन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। इन्होंने राष्ट्रीयता का चिर नवीन नारा बुलंद करके सिकंदर के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया था और यूनानी सेना को पराजित कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य हर दृष्टि से अति महान था। वह बुद्धिमान और कर्मठ था। वह साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी था। वह न कभी अपमान भूलता था और न ही अपने लक्ष्य को ओझल होने देता था। वह अपने दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करता था। वह सम्राट को स्वामी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रिय शिष्य के रूप में देखता था। वह सादा जीवन व्यतीत करता था। उसे ऊंचे पदों पर शान शौकत से भरा जीवन पसंद नहीं था। वह उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। वह दूरदृष्टि का स्वामी था। उसने विधवा विवाह को मान्यता दी थी और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी स्वीकार्य किया था। प्रश्न 41। चंद्रगुप्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, चंद्रगुप्त शक्तिशाली और साहसी शासक था। उसने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और बाद में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह राष्ट्रीयता और देशभक्ति के भावों से भरा हुआ वीर युवा था। उसे नेतृत्व करना भली भांति आता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके उसने प्रजा के सुख दुख में सदा उनका साथ देता रहा। सम्राट अशोक की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सम्राट अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व महान साम्राज्य का उत्तराधिकार पाया था और 41 वर्ष तक लगातार शासन किया था। ईस्वी पूर्व 232 में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। उसके राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक क्षेत्र उसके अधिकार में नहीं था। उसे जीतने के लिए उन्होंने पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश पर आक्रमण किया था। कलिंग वासियों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। भयंकर युद्ध में भीषण मारकाट हुई थी। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया था, पर उसे इस नरसंहार पर बहुत पछतावा था। उसने सदा के लिए युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। बुद्ध की शिक्षाओं का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उत्साह पूर्वक बौद्ध धर्म के नियमों का प्रचार प्रसार करवाया था। उन्होंने अपने फरमान
पत्थर और धातु पर खुदवाकर जगह जगह पूरे देश में लगवा दिए थे। उन्होंने माना था कि सच्चा विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। उन्होंने जीव मात्र की रक्षा को अपना धर्म माना था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए नेकी और सद्भाव के काम किए। वे लोक हित के लिए सदा तत्पर रहते थे। खुद बौद्ध धर्म स्वीकार करके उन्होंने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। उन्होंने देशी विदेशी कारीगरों की सहायता से अनेक बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। उनके द्वारा बनाए स्तंभ पर्सिपोलिस की याद करवाते हैं। उनका नाम विश्व इतिहास में सदा याद किया जाएगा। प्रश्न नंबर 43, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय कला के व्यापक प्रभाव के क्या परिणाम हैं? उत्तर, भारतीय सभ्यता और कला ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। चंपा, अंकोर, श्री विजय, भज्जा, पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। जहां जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम भी विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम हैं। वहां राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में होते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी। इंडोनेशिया का प्राचीन साहित्य भारतीय गाथाओं से भरा पड़ा है। जावा और बाली के प्रसिद्ध नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के टापुओं पर हिंदू धर्म आज तक चल रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ली गई है। कंबोडिया और वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। आगे प्रश्न नंबर 44, इस्लाम के भारत में प्रवेश करने के बाद की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, 600 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद जब इस्लाम ने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तो वह बहुत बदल चुका था। अब उसके नेता अन्य दूसरे लोग बन चुके थे। अरब के लोग भारत उत्तर पश्चिम छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हो गया। मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। प्रश्न 45, महमूद गजनबी कौन था? उसने भारत में आकर क्या किया? उत्तर, महमूद गजनबी अफगानिस्तान का सुल्तान था। वह एक तुर्क था। अपनी लोभ लालसा को पूरा करने के लिए उसने भारत पर कई आक्रमण किए। आक्रमणों से उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। उन्होंने बड़ी ही निर्ममता से कई आक्रमण किए जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। जब भी गजनबी भारत आया वह अपने साथ बहुत सा धन लूटकर गजनी ले गया। आक्रमणों का प्रभाव इतना व्यापक था कि हिंदू धूलकणों के समान इधर उधर बिखर गए थे। जो बच गए थे उनके मन में मुसलमानों के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। आगे है प्रश्न नंबर 46, शहाबुद्दीन गौरी कौन था? उसने गजनी पर अधिकार करने के बाद सबसे पहले क्या किया? उत्तर, शहाबुद्दीन गौरी एक अफगान था। गजनबी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार जमाते ही सबसे पहले उसने भारत पर आक्रमण किया। भारत में उसने लाहौर और दिल्ली को अपना पहला निशाना बनाया। लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हारकर गौरी अफगानिस्तान लौट गया। अगले वर्ष उसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसे जीत हासिल हुई और उसने 1192 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे है प्रश्न नंबर 47, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे, कब और किसने रखी? तो उत्तर, दक्षिण में विजयनगर जब तक विकास कर रहा था तब तक उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उस सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का या तुर्क मंगोल बाबर था। 1526 ईस्वी में उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जिसे आगे उसके उत्तराधिकारियों ने विशाल स्वरूप प्रदान किया। आगे प्रश्न नंबर 48, भारत में कौन सी बुरी प्रथा का विकास हुआ तथा कैसे? उत्तर, भारत में जिन बुरी प्रथाओं का विकास हुआ उनमें प्रमुख रूप से पर्दा प्रथा थी। भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में हुआ था जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में यह पद और आदर की निशानी समझी जाने लगी। मर्दों
औरतों को पर्दे में रखने की प्रथा उन क्षेत्रों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, अर्थात उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। प्रश्न नंबर 49, अमीर खुसरो के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, आराम के लेखकों में अमीर खुसरो सबसे प्रसिद्ध थे। वे तुर्क थे। उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान शासकों के शासनकाल में रहे। ये फारसी भाषा में उच्च कोटि के कवि थे। इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। भाषा के ज्ञान के साथ ये महान संगीतकार भी थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं भी की। सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया था। बाबर के बारे में संक्षिप्त नोट विवरण दीजिए। उत्तर, बाबर एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला स्वामी था। वह नई जागृति का शहजादा था। वह बहादुर और साहसी भी था। वह कला, साहित्य और अच्छे रहन सहन को मानने वाला था। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डालने का श्रेय बाबर को ही जाता है। उन्होंने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसका अधिकार समय युद्ध और आगरा को भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कस्तुंतिनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर किया। भारत में आने के 4 वर्ष के अंदर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 51, अकबर कौन था? इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। अकबर बाबर का पौत्र था। वह भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर अपने दादा बाबर से भी अधिक शक्तिशाली और गुणवान था। वह अत्यंत साहसी और पराक्रमी था। वह एक योग्य सेना नायक था। वह इसके साथ साथ वह विनम्र और दयालु था। मराठे कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स ने उसके बारे में क्या लिखा था? उत्तर, मराठे मध्य भारत में एक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था तथा आदतों में उदार थे। उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्कन के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। आगे है हमारा प्रश्न, शिवाजी कौन थे? उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर, शिवाजी एक शक्तिशाली मराठा थे। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इन्हें शक्तिशाली और पराक्रमी बनाने का श्रेय इनकी माता को जाता है। बाल्यकाल से ही इनकी माता ने इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी। शिवाजी पहाड़ी क्षेत्र के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत में अंग्रेजों की कोठियों को खूब लूटा। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली सेना का रूप दिया। शिवाजी ने अपने राज्य में मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। 1680 ईस्वी में महान मराठा नेता शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उनका प्रभुत्व नहीं हो गया। आगे हमारा प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, महाराजा रणजीत सिंह एक जिज्ञासु व्यक्ति थे। वे जाट सिख थे। उन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में उनका यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबों तक फैल गया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कमजोरियों के साथ एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो अत्यंत मानवीय थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना और राज्य का निर्माण किया। उन्हें खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में मौत की सजा बंद कर दी थी। उनका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ।